चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा दे। भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक परिवर्तनकारी यात्रा पर निकल पड़ा है। यह यात्रा न केवल सैन्य शक्ति को बढ़ाने के लिए है, बल्कि देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए भी है। इसमें अपने सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण और नए सैन्य सिद्धांतों को अपनाना शामिल है। अत्याधुनिक हथियारों और तकनीकों का समावेश भारतीय सेना को और भी सशक्त बना रहा है। सबसे महत्वपूर्ण पहलों में से एक है थिएटर कमांड की स्थापना। ये पहल भारतीय सेना की रणनीतिक क्षमता को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए है। ये कमांड भारत की रक्षा रणनीति में एक बड़ा बदलाव है। यह बदलाव न केवल संरचनात्मक है, बल्कि यह भारतीय सेना की कार्यप्रणाली में भी एक नया दृष्टिकोण लाता है। उनका उद्देश्य सेना, नौसेना और वायुसेना की क्षमताओं को एकीकृत करना है। इस एकीकरण से भारतीय सशस्त्र बलों की संयुक्त संचालन क्षमता में वृद्धि होगी। थिएटर कमांड की ओर यह कदम ज्वाइंट मैनशिप को हासिल करने की भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह प्रतिबद्धता भारतीय सेना की एकता और समन्वय को और मजबूत करेगी। ज्वाइंट मैनशिप का अर्थ है तीनों सशस्त्र सेवाओं का निर्बाध समन्वय और एकीकरण। यह समन्वय भारतीय सेना की युद्धक क्षमता को और भी प्रभावी बनाएगा। अधिक से अधिक तालमेल को बढ़ावा देकर भारत अपनी सैन्य प्रभावशीलता और तैयारियों को बढ़ाना चाहता है। यह तालमेल भारतीय सेना को किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करेगा। आज के जटिल सुरक्षा वातावरण में ये सुधार अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह सुधार भारतीय सेना को न केवल वर्तमान बल्कि भविष्य की चुनौतियों के लिए भी तैयार करेगा। भारत को अपनी सीमाओं पर पारंपरिक चुनौतियों और समुद्री क्षेत्र में उभरते खतरों सहित विभिन्न खतरों का सामना करना पड़ता है। इन खतरों से निपटने के लिए भारतीय सेना को हमेशा सतर्क और तैयार रहना होगा। थिएटर कमांड युद्ध के लिए पारंपरिक सेवा विशिष्ट दृष्टिकोण से एक प्रस्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं। अतीत में सेना, नौसेना और वायुसेना काफी हद तक स्वतंत्र रूप से काम करती थीं। प्रत्येक सेवा की अपनी कमांड श्रृंखला, सिद्धांत और संचालन प्रक्रियाएं थीं। इसके परिणाम स्वरूप अक्सर समन्वय चुनौतियां होती थीं, खासकर संयुक्त अभियानों के दौरान। थिएटर कमांड का उद्देश्य एकीकृत कमांड स्थापित करके इन कमियों को दूर करना है। प्रत्येक थिएटर कमांड एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र के लिए जिम्मेदार होगा। एक एकल कमांडर उस थिएटर के भीतर सभी सैन्य अभियानों की देखरेख करेगा, चाहे वह किसी भी सेवा से जुड़ा हो। यह एकीकृत कमांड संरचना निर्णय लेने को सुव्यवस्थित करेगी और परिचालन क्षमता को बढ़ाएगी। यह बेहतर संसाधन आवंटन और उपयोग की अनुमति भी देगा। थिएटर कमांड की ओर बढ़ने का निर्णय युद्ध की बदलती प्रकृति और भारत के जटिल सुरक्षा वातावरण से प्रेरित है। आधुनिक युद्ध अपनी गति, घातकता और तकनीकी परिष्कार की विशेषता है। संघर्ष अब पारंपरिक युद्ध क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं है। वे अब कई डोमेन को शामिल करते हैं, जिनमें भूमि, वायु, समुद्र, साइबर और अंतरिक्ष शामिल हैं। भारत को चीन और पाकिस्तान से दो मोर्चों पर खतरे का सामना करना पड़ता है, जो दोनों ही परमाणु हथियारों से लैस पड़ोसी हैं। ये देश अपनी सेनाओं का तेजी से आधुनिकीकरण भी कर रहे हैं और मुखर रुख अपना रहे हैं। इन पारंपरिक चुनौतियों के अलावा भारत को आतंकवाद, समुद्री डकैती और अन्य गैर राज्य अभिकर्ताओं से भी खतरा है। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए भारत 3 थिएटर कमांड स्थापित करने की योजना बना रहा है: उत्तरी कमान, पश्चिमी कमान और समुद्री कमान। प्रत्येक कमांड को अपने अपने क्षेत्र की विशिष्ट सुरक्षा गतिशीलता को संबोधित करने के लिए तैयार किया जाएगा। ये कमांड भौगोलिक रूप से परिभाषित होंगे और अपनी जिम्मेदारी के क्षेत्रों के भीतर सभी सैन्य अभियानों के लिए जिम्मेदार होंगे। उत्तरी कमान का मुख्यालय लखनऊ में होगा और यह चीन के साथ लगती सीमा के लिए जिम्मेदार होगा। पश्चिमी कमान का मुख्यालय जयपुर में होगा और यह पाकिस्तान के साथ लगती सीमा के लिए जिम्मेदार होगा। समुद्री कमान का मुख्यालय तिरुवनंतपुरम में होगा और यह भारत के समुद्री हितों के लिए जिम्मेदार होगा। भाग 5: उत्तरी कमान, हिमालय की सुरक्षा। यह एक ऐसा क्षेत्र है जो न केवल भौगोलिक रूप से चुनौतीपूर्ण है, बल्कि रणनीतिक रूप से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। उत्तरी कमान भारत की सबसे चुनौतीपूर्ण और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सीमाओं में से एक के लिए जिम्मेदार होगी: चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा। यह सीमा, जो हिमालय की ऊंचाइयों से होकर गुजरती है, दोनों देशों के बीच तनाव का एक प्रमुख कारण रही है। 3488 किलोमीटर से अधिक लंबी यह सीमा विश्वासघाती हिमालयी इलाके से होकर गुजरती है। यहाँ की कठिन परिस्थितियाँ और ऊंचाई परिस्थितियाँ सैनिकों के लिए एक बड़ी चुनौती पेश करती है। यह क्षेत्र भारत और चीन के बीच विवाद का एक बिंदु रहा है, जहाँ सीमा पर झड़पों और गतिरोधों का इतिहास रहा है। इन झड़पों ने दोनों देशों के बीच तनाव को और बढ़ा दिया है, जिससे सीमा की सुरक्षा और भी महत्वपूर्ण हो गई है। उत्तरी कमान को इस चुनौतीपूर्ण वातावरण में काम करने के लिए सुसज्जित और प्रशिक्षित होने की आवश्यकता होगी। सैनिकों को ऊंचाई पर युद्ध करने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि वे किसी भी स्थिति का सामना कर सकें।
किसी भी संभावित चीनी आक्रमण का मुकाबला करने के लिए इसे पारंपरिक बलों, विशेष पर्वतीय युद्ध इकाइयों और वायु शक्ति के मिश्रण की आवश्यकता होगी। ये मिश्रण सुनिश्चित करेगा कि किसी भी प्रकार की आक्रमण की स्थिति में भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार हो। सीमावर्ती बुनियादी ढांचे की सुरक्षा और स्थानीय आबादी के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए कमान को अन्य सरकारी एजेंसियों के साथ मिलकर काम करने की भी आवश्यकता होगी। यह सहयोग न केवल सुरक्षा को बढ़ाएगा बल्कि स्थानीय समुदायों के साथ संबंधों को भी मजबूत करेगा, जिससे क्षेत्र में स्थिरता बनी रहेगी। भाग 6, पश्चिमी कमान, पश्चिमी सीमा की रखवाली। पश्चिमी कमान भारत की पाकिस्तान के साथ लगती सीमा के लिए जिम्मेदार होगी। 3323 किलोमीटर से अधिक लंबी यह सीमा संघर्ष और अविश्वास के इतिहास से चिह्नित है। यह क्षेत्र आतंकवाद और सीमा पार से घुसपैठ का भी अड्डा है। पश्चिमी कमान को पारंपरिक सैन्य हमलों से लेकर हाइब्रिड युद्ध रणनीति तक कई तरह के खतरों से निपटने के लिए तैयार रहना होगा। आतंकवाद के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए पश्चिमी कमान को एक मजबूत आतंकवाद रोधी क्षमता की आवश्यकता होगी। किसी भी संभावित पाकिस्तानी आक्रमण को रोकने के लिए उसे एक विश्वसनीय पारंपरिक निवारक बनाए रखने की भी आवश्यकता होगी। कमान भारत की पश्चिमी सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करने और पड़ोसी अफगानिस्तान से अस्थिरता के किसी भी फैलाव को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। भाग 7, समुद्री कमान, भारत के समुद्री हितों की रक्षा। समुद्री कमान भारत के विशाल समुद्री हितों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होगी। यह कमान न केवल तटीय क्षेत्रों की रक्षा करेगी बल्कि समुद्र में दूरस्थ क्षेत्रों में भी अपनी उपस्थिति बनाए रखेगी। भारत के पास 7500 किलोमीटर से अधिक की तटरेखा है और हिंद महासागर में द्वीपों का एक नेटवर्क है। इन द्वीपों और तटरेखा की सुरक्षा के लिए एक मजबूत और सतर्क नौसेना की आवश्यकता है। ये समुद्री संपत्तियां भारत की आर्थिक सुरक्षा और रणनीतिक प्रभाव के लिए महत्वपूर्ण हैं। अपतटीय तेल रिग्स और अन्य आर्थिक गतिविधियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना समुद्री कमान की प्राथमिकता होगी। समुद्री कमान को भारत के समुद्री संचार मार्गों की रक्षा करने, अपनी अपतटीय संपत्तियों की सुरक्षा करने और किसी भी समुद्री खतरे का जवाब देने में सक्षम होना होगा। यह कमान समुद्री डकैती, तस्करी और अन्य अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए भी जिम्मेदार होगी। समुद्री कमान को अपने जनादेश को पूरा करने के लिए सतह युद्धपोतों, पनडुब्बियों, समुद्री गश्ती विमानों और अन्य संपत्तियों के मिश्रण की आवश्यकता होगी। इन सभी संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करना महत्वपूर्ण होगा। इसे पनडुब्बी रोधी युद्ध, बारूदी सुरंग रोधी उपायों और समुद्री डोमेन जागरूकता जैसे क्षेत्रों में भी अपनी क्षमताओं को बढ़ाना होगा। इसके लिए अत्याधुनिक तकनीक और निरंतर प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी। कमान हिंद महासागर क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जो बढ़ते भू राजनीतिक महत्व का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा बनाए रखना भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। भाग 8, थिएटर कमांड के लाभ, बेहतर तालमेल और दक्षता। थिएटर कमांड की स्थापना से भारत की रक्षा मुद्रा के लिए कई फायदे होने की उम्मीद है। इनमें तीनों सेवाओं के बीच बेहतर तालमेल और समन्वय, तेज निर्णय लेना, बेहतर संसाधन उपयोग और बेहतर संयुक्त क्षमताएं शामिल हैं। तीनों सेवाओं को एक कमान संरचना के तहत लाकर थिएटर कमांड कई स्तरों पर अंतर सेवा समन्वय की आवश्यकता को समाप्त कर देंगे। यह निर्णय लेने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करेगा, जिससे उभरते खतरों का तेजी से जवाब मिल सकेगा। थिएटर कमांड बेहतर संसाधन आवंटन और उपयोग की अनुमति भी देंगे, क्योंकि संसाधनों को थिएटर स्तर पर जमा और प्रबंधित किया जाएगा। भाग 9, कार्यान्वयन में चुनौतियां, संगठनात्मक और सांस्कृतिक बदलावों को नेविगेट करना। जबकि थिएटर कमांड की अवधारणा महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करती है, लेकिन इसका कार्यान्वयन चुनौतियों के बिना नहीं है। प्रमुख चुनौतियों में से एक खुद सेवाओं के भीतर से प्रतिरोध पर काबू पाना है। प्रत्येक सेवा की अपनी अलग पहचान, संस्कृति और संचालन प्रक्रियाएं होती हैं। इन विविध संस्थाओं को एकीकृत कमांड में एकीकृत करने के लिए महत्वपूर्ण संगठनात्मक और सांस्कृतिक बदलावों की आवश्यकता होगी। एक और चुनौती थिएटर कमांड के भीतर प्रभावी कमान और नियंत्रण सुनिश्चित करना है। नामित थिएटर कमांडरों को तीनों सेवाओं की क्षमताओं और सीमाओं की गहरी समझ होनी चाहिए। उन्हें विभिन्न सेवाओं के कर्मियों के बीच जॉइंटमैनशिप और विश्वास की संस्कृति को बढ़ावा देना होगा। भाग 10, निष्कर्ष, एक अधिक सुरक्षित और शक्तिशाली भारत की ओर। थिएटर कमांड की स्थापना भारत के सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण की दिशा में एक साहसिक और आवश्यक कदम है। बढ़ती सुरक्षा चुनौतियों के बीच भारत की सैन्य प्रभावशीलता और तैयारियों को बढ़ाने के लिए ये सुधार आवश्यक हैं। थिएटर कमांड भारत को अपनी सैन्य क्षमताओं का बेहतर ढंग से लाभ उठाने और अधिक समन्वित और कुशल तरीके से खतरों का जवाब देने की अनुमति देंगे। थिएटर कमांड को लागू करने की राह चुनौतीपूर्ण होगी, जिसके लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति, रणनीतिक दृष्टि और अंतर सेवा सहयोग की आवश्यकता होगी। हालांकि संभावित लाभ चुनौतियों से कहीं अधिक हैं। इस परिवर्तनकारी बदलाव को अपनाकर भारत एक अधिक सुरक्षित और शक्तिशाली राष्ट्र बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है।